अब देखो, अपन बात कर रहे थे कल, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर अपन ने कल क्या पढ़ा था लास्ट में, द अफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था? पहला 3, द फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज, और थर्ड वन इज, बताओ आप, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये 3 मैटर थे। तो अल्टीमेटली जो आर के फॉर्मूले, आर की फॉर्म में जो फॉर्मूला आया था वो क्या फॉर्मूला आया था? आर इज इक्वल टू, क्या आया था, क्या आया था आदित्य? कल ये बताया था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आप लोग रिवाइज नहीं करते? रिवाइज जरूरी है। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, रिवाइज करना ही करना है। मैक्स 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते, मुझे भी पता है ना। मैंने पास की है 10वीं, तो मुझे पता है कितना अपन करते हैं। तो 15-20 मिनट होता है, लेकिन ना आपको इसको रिवाइज करना ही करना है ना। और कोई डाउट आ जाए और हैंड टू हैंड आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या आया था? रो एल बाई ए। रो क्या थी? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका नाम क्या दिया था हमने? रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी नाम दिया था, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है अंकिता? क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस था? लिटिल डिफरेंस था। रेजिस्टिविटी इज लाइक ए प्रॉपर्टी और रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड वैल्यू। रेजिस्टिविटी भी अगेन बात की जाए, अलॉय और मेटल्स की रेजिस्टिविटी की रेंज क्या थी? 10 की पावर -6 to -8। और जब बात की जाए इंसुलेटर, तो 10 की पावर 12 to 10 की पावर 17, ये तो लिखवाया था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई थी, ये बात की थी। फिर अपन ने उसके कुछ यूजेस देखे थे। तो अगर बात की जाए मेटल्स में, अलॉय, मेटल्स जैसे अलॉय है, तो अलॉय कहाँ यूज़ कर रहे थे अपन? इलेक्ट्रिक, आयरन और टोस्टर्स में। और बात की जाए टंगस्टन कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक बल्ब में। और बात की जाए एल्यूमिनियम और कॉपर अपन कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, या सिंपली अपने वायर्स या केबल्स। यहाँ तक बात की थी। फिर अपन ने कोई न्यूमेरिकल तो नहीं लिखा था? न्यूमेरिकल लिखा था लास्ट में, बस यहीं तक ही बात की थी। चलो फिर अब एक न्यूमेरिकल लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the particles, between the terminals, sorry, between the terminals of an electric heater, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere, current of 4 ampere from the source, full stop. What current will the heater draw if the what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? क्वेश्चन मार्क कीजिए इसे। is increased to 120 volt, question mark। अब इधर देखो सभी ध्यान से, पहले क्वेश्चन को, मेरा अगेन यहाँ पे मतलब आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मेन पर्पस है अपना सीखना। अब इधर देखो, इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि क्या है एक क्वेश्चन में गिवन एक इलेक्ट्रिक हीटर है। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को मेरे।
क्या है, क्या घर में इलेक्ट्रिक हीटर होता है? और इलेक्ट्रिक हीटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, नॉर्मल एक एप्लीकेशन है घर का, ठीक है। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक हीटर को जब मैंने यूज़ किया तो उसके टर्मिनल्स, मतलब कोई भी हीटर होता है, जैसे मान लीजिए हीटर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा आपके घरों में, जैसे फौज में जिन लोगों के हैं पेरेंट्स, देखा होगा वो गर्म करते हैं ना अपने हीटर, तो उसके एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। तो इन्होंने कहा कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज कितना है, कितना दिया हुआ है 60, मतलब कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। यहां तक समझ में आया? जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था तब ये करंट कितना ले रहा था, इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रॉ कर रहा था तार से, मतलब आपके स्विच से, कितना एम्पियर, 4 एम्पियर, मतलब करंट ये कितना ड्रॉ कर रहा था 4 एम्पियर। तो पहला बात तो ये हो गई, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। फिर आगे एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि जब, क्या बोला कि जब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दूं, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लाई आ रही है, मान लीजिए 60 वोल्ट है, तो मैं इसको, कोई जरूरी है कि 60 यहाँ से है, तो इस सप्लाई को मैं इंक्रीज भी तो कर सकता हूँ भाई। जैसे मान लो आपके पास रेगुलेटर्स आते हैं अलग अलग, तो 60 40, आपने देखा होगा, आप लोग घर में इंडक्शन कुकर देखा है, इंडक्शन कुकर में ऑप्शन होते हैं 200 वाट, 500 वाट, 800 वाट, 1000 वाट, जैसे जैसे वाट को इंक्रीज करते जाते हो जो पानी जल्दी गर्म होने लगता है, हीट ज़्यादा हो, तो उसी तरह जो आपका हीटर है उसमें मान लो ऑप्शन आए, तो पहले केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट था और दूसरे में करंट उसने लिया 4 एम्पियर, और कह रहा है दूसरे केस में, सेकंड में बात की जा रही है कि अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 2 कितना कर दिया है, डबल कर दिया, एक तरीके से 120 वोल्ट कर दिया, ये बात की जा रही है। और हमसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में क्या पूछा जा रहा है कि जो करंट ड्रॉ होगा वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। सही क्वेश्चन मैंने प्रोनाउंस किया है। अब देखो पहली चीज, सभी इधर देखो, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, और ये क्या है करंट। हम ओम्स लॉ से जानते हैं V = IR, तो वोल्टेज हमने अपने पास दिया हुआ है, करंट हमारे पास दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमें अभी। अब मेरे को बताओ, एक हीटर है, हीटर एक वायर से मिलके बना होता है, उसमें ऐसे ऐसे राउंडेड होते हैं वायर, तो क्या उस रेजिस्टेंस का, चाहे आप 100 वोल्ट की बिजली दो, चाहे 150 की दो, चाहे 1000 की दो, क्या वो वायर की लेंथ कभी चेंज होने वाली है? क्या कभी एरिया चेंज होने वाला है? क्या कभी उसका नेचर चेंज होने वाला है? तो इसका मतलब क्या उसका कभी रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला। तो हीटर का रेजिस्टेंस अगर आपको एक बार पता चल गया तो वो आजीवन उसका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इस फॉर्मूले से ये जो गिवन था यहां से मेरे को पता चला, देयरफॉर R = V/I, ये फॉर्मूला है। तो वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट और करंट क्या है 4 एम्पियर, 232, तो 15 ओम क्या आ गया रेजिस्टेंस, जो कि क्या रहेगा, सेम रहेगा हमेशा, चाहे वोल्टेज को इंक्रीज करूं चाहे डिक्रीज करूं, द वोल्ट रेजिस्टेंस ड्रॉप या रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। अब देखो दूसरे केस में आते हैं कि अब हमसे बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है I, और वोल्टेज, ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला बताता है, V = IR, यही बताता है। तो आपको क्या पता है, वोल्टेज पता है, करंट आपसे पूछा जा रहा है, और क्या आपने रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर लिया पहले वाले केस से, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, V/R, तो वोल्टेज कितना है अब चेंज हो गया है, दैट इज 120 वोल्ट बाई R कितना हो गया है 15, तो इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 8 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या समझ में आया? तो इससे आपको, सुनो मेरी बात, एक और लिखने से पहले सुनो मेरी बात, क्या समझ में आया? इससे क्या कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि जो रेजिस्टेंस है, अगर कोई एक डिवाइस हम ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी मैंने वही रेजिस्टेंस लिया और यहाँ भी मैंने वही रेजिस्टेंस लिया। इट मीन्स कि आपका करंट चेंज हो सकता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस कांट बी चेंज। समझ में आया क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई आप मटेरियल ले रहे हो तो उसकी लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एंड दी नेचर ऑफ मटेरियल भी सेम ही रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है।
लिख लिया? लिख लिया? लिखो फटाफट। समझ में आया? अभी आपकी वर्कशीट तैयार है, वो आपको मैं 1-2 दिन में देता हूँ, है ना, इस चैप्टर की, तो इसको सॉल्व करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो गया? करो फटाफट। लिखिए अब, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, a wire of given material having length L, having length L, having length L and area of cross section A, and area of cross section A L and area of cross section A, capital A means, है ना, area of cross section capital A has a resistance of 4 ohm, has a resistance of 4 ohm, full stop. What would be the resistance of another wire, resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A, 2 कैपिटल A, क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कीजिए। 2A, अब इधर देखिए, शांत हो जाइए। 4 आ रहा है, मतलब पहले भी 4 था, अब भी 4 ही आ रहा है, पहले भी तो आंसर 4 ही। अब इधर देखो, शांति से सुनो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज थियोरेटिकली। अब इधर ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक मेरा मटेरियल है जिसकी कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L, मतलब ये मेरा क्या है, दिस इज माई कंडक्टर एंड इट इज हैविंग द लेंथ ऑफ L, इसकी लेंथ है L एंड इट इज हैविंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मतलब इसकी एरिया कितना है, A है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो सर आप भी सुनना ढंग से, अगर दिक्कत होती है अब नहीं होगी। एरिया कितना है, A, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस हमें पता चला दैट इज 4 ओम है, ओके, ठीक है, ये बात हुई पहली। दूसरी बात ये कह रहा है कि सेम ये मटेरियल का, मतलब ये एल्यूमिनियम था, चाहे कॉपर था, चाहे आयरन था, उसी मटेरियल का मैंने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया और इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, अब L/2 कर दिया। पहले लेंथ कितनी थी, L, तो L का क्या कर दिया, हाफ, तो अब लेंथ इसका आधा कर दिया, तो लेंथ कितनी हो गई, L/2। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। और जो एरिया था, उस एरिया जो पहले A था, एरिया ऑफ क्रॉस, अब उसको डबल कर दिया, मतलब पहले उसकी हाइट, लेंथ लंबी थी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा था, अब लेंथ छोटी है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया इसका, 2A, तो कैन आई से द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ, 2A।
ए का मतलब समझ में आ रहा है, पहले एरिया ए था, अब कितना हो गया 2a, ये यहाँ तक समझ में आया। और बोल रहा है कि जब मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे को बताओ अब रेजिस्टेंस क्या हुआ, जो कि पहले केस में कितना था 4 ओम था। तो ये तो है क्वेश्चन, और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है। पहली थिंग ये समझ में आया, क्वेश्चन सबसे पहले आइडेंटिफाई। अब समझो कि मैं जब बात करता हूं किसी भी रेजिस्टेंस की और बात की जा रही है लेंथ की, एरिया की, तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज लेंथ, द सेकंड वन इज एरिया ऑफ कंडक्टर एंड द थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल सेम है या अलग है? सेम है। तो जो फॉर्मूला वहां पे बन के आया था, क्या बन के आया था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही तो फॉर्मूला था। तो बात करते हैं फॉर फर्स्ट केस, मतलब इस वाले केस की, फॉर फर्स्ट केस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 ओम, तो मैं 4 लिख दूं। रो की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी है यहाँ कहीं? नहीं दी, तो रो का रो रहेगा। लेंथ कितनी है? L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A। तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 अकाउंट कर दूं? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं फॉर दी सेकंड केस। क्या बात कर रहे हैं? सेकंड केस की। तो हमको बोला गया कि अब रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो ये मान लीजिए ये R1 था, सपोज इसको मैंने नाम दिया था R1 की वैल्यू थी 4 ओम। इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, R1 इज इक्वल टू 4, और ये एक ही इक्वेशन है। फिर मैं लिखता हूँ R2। अब रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा मे बी, तभी तो पूछ रहे हैं। मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हुआ ही होगा। अब मेरे को पता नहीं इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन फॉर्मूला क्या बन के आता है, रो एल बाई ए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रो, अब रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, द मटेरियल इज हैविंग सेम मटेरियल। तो क्या रेजिस्टिविटी अलग होगी या सेम रहेगी? क्यों रहेगी सेम? क्योंकि वो किससे बना है, एक ही मटेरियल से बना है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जो सिंपली अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी शो करती है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो भाई जब मटेरियल ही चेंज नहीं हुआ तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो रो का रो रहा, और लेंथ, अब सेकंड केस है तो L2 लिख देता हूं और एरिया कह देता हूं A2। अब कितना है वो भी देखते हैं। नाउ R2 के R2 रो सेम है। L2 की बात की जाए, अब सेकंड केस में L2 कितना कर दिया है मेरा, कितना किया अंकिता? सेकंड केस में लेंथ L बाय 2, L बाय 2 लिखा। और एरिया अब क्या कर दिया मैंने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, पहले जो A था क्या कर दिया 2A, मतलब डबल कर दिया। ठीक है, इस रो को बाहर निकालो और ये L बाई 2 अपॉन 2A के नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। अब इस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, जब 1/2, जैसे मान लो मैथ में होता है ना 1/2 अपॉन 3/2, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन का साइन और इसको इन्वर्स कर देंगे, मतलब 2 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्या ये सेम इक्वेशन बन रही है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रो तो अपना बाहर पड़ा है और L/2 ऊपर वाला टर्म सेम है देखो, और नीचे वाला टर्म क्या हो गया, इनवर्स। तो 1/2A यही तो हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? नहीं आया? मैं बताता हूं। इधर देखो, अभी ये टर्म यहां तक समझ में आया, यहां कहां से नहीं आया, यहां से देखो, ये रो R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2 आया। मतलब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है हम जानते हैं रो L बाई A। अब L2 का मतलब जो सेकंड केस के अंदर लेंथ होगी वो लिखेंगे, और A2 का मतलब जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो लिखेंगे। तो सेकंड केस के अंदर जब बात की जाती है रो, तो रो तो क्या है, सेम है, क्योंकि क्या है, ये सेम मटेरियल है। फिर बात की जाए लेंथ की, लेंथ इस केस में कितनी हो गई, L/2, तो मैंने क्या पुट कर दी, L/2। और एरिया इस केस में कितना हो गया, 2A, तो मैंने कितना पुट कर दिया, 2A। तो जब इसको लिखा तो इसको ऐसे लिखेंगे, L/2 इज इक्वल टू, इसके 2A के नीचे कुछ नहीं तो मैं मान लूँ 1 है, 1 तो होता ही है ना, जैसे मान लो 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 कह सकता हूँ ना, तो भी आंसर 3 रहता है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2A/1 है। अब इसको अगर सॉल्व करना होता है तो मैथमेटिकल में जैसे सपोज इस तरह की कोई इक्वेशन होती है 1/2 डिवाइड बाय 3/2, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2 को एज इट इज ऊपर वाले को लिखो और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन और नीचे वाले टर्म को इन्वर्स कर दो, मतलब 2/2
बाय 3। तो फिर इसको सॉल्व कर लो, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये उसी तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है ना कुछ कुछ। तो अब देखो ये बन गया वो एक्सप्रेशन। तो L/2 इंटू इनवर्स किया, मतलब 1 ऊपर 2a नीचे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रो इज इक्वल टू L इंटू 1 क्या होगा, L 2 इंटू 2 4 और नीचे क्या बचा a। तो मैं इस 1/4 को अलग निकाल लूँ और ये लिख सकता हूँ रो 1/4 इंटू रो L/a। क्या इसी में कोई डाउट यहाँ तक, पक्का, श्योर, ठीक है। अब इधर देखो, यहां से अपन यहां लिखते हैं ना, साइड में लिख रहा हूं। अब देखो क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, ये सॉरी है यहां से ना, R2 इज इक्वल टू क्या निकला 1/4 रो L/a। ये निकल गया फॉर्मूला। ये इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 कहां रही अपनी, कहां गई, हाँ ये इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं जान रहा हूं कि रो L/a की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या मैं इस जगह वैल्यू 4 लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई डाउट। इक्वेशन 1 को देखिए, 4 किसकी वैल्यू है, रो L/a की। तो इस रो L/a की जगह मैं क्या लिखूंगा 4। क्यों लिखूंगा ये समझ में आया समझ में आदित्य, पक्का, ठीक है। तो सो R2 की वैल्यू क्या होगी 1/4 अपना अलग का अलग इंटू, और इसकी जगह कंप्लीट क्या लिख दिया मैंने 4। फ्रॉम यहां ऊपर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 4 से 4 कटा तो क्या आंसर आया 1 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। तो रेजिस्टेंस कम हुआ या घटा या बढ़ा, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि मैंने लेंथ को तो कम किया था, कोई बात नहीं, आधा किया, लेकिन मैंने एरिया को डबल कर दिया ना। एरिया डबल किया मतलब इजीली फ्लो होने लग गए। तो लेंथ को तो कम किया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एरिया डबल कर दिया, और एरिया डबल करते ही क्या होगा, चार्जेस का फ्लो देख पा रहे हो, ईजी हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आया अंकिता, आया डाउट तो नहीं है, पूछ लेना कुछ भी हो तो। सारा आया, अब कर लोगे ना। देखो हर बार जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो ना, सबसे बेस्ट मेथड मतलब लिखते जाओ धीरे धीरे कि मैं जानता हूँ 4 इक्वल टू रो L/a। सेकंड केस जब देगा तो लेंथ को या तो ट्रिपल करेगा, एरिया को 4 करेगा, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड केस में लिख लो, फिर सिंपली उसको सॉल्व कर लो, और फिर सॉल्व करके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लो, कुछ ना कुछ रिलेशन निकल के आ जाएगा, वो वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। वो इक्वेशन तुम्हारे वो K2 वाले में पूछा था। हाँ बस ये इस तरह से देख लेना ना। और हमेशा अपन ये वाला ही तरीका यूज़ करते हैं कि L/2 बाई कुछ ना कुछ आएगा तो उसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। किसी के कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना, आए तो पूछ लेना। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपके ये मानो मतलब जब तक ये बोर्ड होंगे ना, प्री बोर्ड 4 से 5 बार पूछ लेंगे ऐसा क्वेश्चन। यूटी में पूछेंगे, फिर हाफ फील्ड में पूछेंगे, फिर प्री बोर्ड में पूछेंगे, फिर बोर्ड में पूछेंगे। इतना चलता है। जब भी साइंस पढ़ने हो ना, तो दिमाग को ना लाइक ऐसे रहो कि एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपकी, ऐसी माइंड की साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मतलब कुछ दबाव वाला नहीं कि यार ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, यार मज़ा आएगा ना कि आज कुछ नया सीखेंगे, कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई थ्योरी सीखेंगे। मैं कोई भी आपको चीज़, पहली बात तो मैं वैसे बता ही नहीं रहा, आप मतलब हमेशा ये एटीट्यूड रहे, कुछ सीखने वाला एटीट्यूड रखो हमेशा। उससे क्या होगा ना, आपको चीज़ें हार्ड नहीं लगेंगी, फिर ईजी लगेंगी। सीखते जाओ है ना, और अपन कूल तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो वो चीज़ है। और कोई डाउट आए तो पूछ लो बस।
ऐसे धीरे धीरे करते हुए सिलेबस हो जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। सबसे नो डाउट साइंस मैथ्स बताऊंगा। ओरिएंटेशन है अपना, अभी अपना एक ओरिएंटेशन हम रखेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू स्टूडेंट्स कि भाई 10th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या स्ट्रीम में क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आप लोगों भी इनवाइटेड हो और ओल्ड वाले भी सभी इनवाइटेड है। तो कंप्लीट अपना ऑडियो वीडियो सब दिखाएंगे, कंप्लीट अपन सेट रखते हैं ना। अभी डिसाइड करते हैं, डेट जल्दी करते हैं ना, क्योंकि अब इन लोगों को भी अब कुछ सोचना है और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है भाई, आप लोगों को भी कुछ ना सोच के करना ही है ना। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी आना चाहे तो उसको ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कोचिंग का ही है, कोई भी आ सकता है ना भाई। अगर किसी का कोई बेनिफिट हो जाए कहीं से भी तो बढ़िया है, कोई भी आना चाहे नो डाउट वो आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है उसे कोचिंग आना ही है पढ़ने के लिए ना, वो सिंपली ऐसे भी आ सकता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ए डे विदाउट लाफ्टर ए डे वेस्टेड, इसको समझ पा रहे हो? मतलब अगर जीवन में आपने कुछ भी किया दिन में और आपका दिन बिना हंसे निकल गया, इट मीन्स आपने अपना दिन बर्बाद कर दिया, चाहे कितने भी लाख कमाए हो चाहे करोड़ कमाए हो। द रियल मनी इज़ हैप्पीनेस, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है ना। अभी आप मेरी आंखों में आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना सच में कुछ भी नहीं है ना। और ये याद रख लेना, मनी आपको कभी हैप्पीनेस नहीं देगी, सिर्फ 2 दिन देगी, 2 दिन भी नहीं देती आजकल। तो एक मोबाइल लेके आते हो नया अच्छे से, अच्छा कितने दिन अच्छा लगता है? 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4, फिर 4 महीने बाद दूसरा अच्छा वर्जन का फ़ोन आ जाता है, अपना लगता है कबाड़, होता है ना। लेकिन अगर आप ऐसा कोई जैसे मतलब मटीरियलिस्टिक दुनिया से बाहर रह के कोई अच्छा काम करते हो या फिर कुछ भी अपने फैमिली फ्रेंड्स, तो ये आपको ना जीवन भर एक रियल हैप्पीनेस जो बोलते हैं जिसे हम, वो मिलती है ना। तो वो चीज़ है। यहाँ तक समझ में आया? एक न्यूमेरिकल और लिखते हैं, चलो लिखिए, आज न्यूमेरिकल ही करेंगे। जिस चीज़ से जिसको जितना डर लगता है उतना ही मैं डराऊंगा, है ना। तो जितना डरना है डरना छोड़ दो, है ना। चलो लिखो, हाउ मच करंट, फर्स्ट पार्ट लिखिएगा ना, फर्स्ट ऐसे करके फर्स्ट, और उसमें लिखिए हाँ फर्स्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 volt source comma if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड लिखिए, हाँ इसी के नीचे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from a 220 volt source, 220 volt जब भी लिखूं तो V लिख लिया करो, 220 volt source comma if the resistance of the heater coil is 100 ohm, heater coil is 100 ohm। अब इधर देखो सभी, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन ए, मतलब फर्स्ट पार्ट की, दैट इज फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो सर बोलोगे एक बार? एक बल्ब है, उसका जो फिलामेंट है उसके अंदर से जा रहा है 120 और 220। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर वोल्टेज कितना अप्लाई किया जा रहा है? 220। वोल्टेज V
वी आर अप्लाइंग दैट इज 220 वोल्ट एंड द करंट इट ड्रॉज, करंट पूछा है, 1200 ओम, ये है ना। अब इधर देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, करंट, तो हम ओम्स लॉ जानते हैं भाई, वी आई आर, ये तीन ऐसे कंपोनेंट है जो एक दूसरे से लिंक है, और ये कौन, किसने बताया हमें, ओम्स लॉ ने। भाई कोई, मैंने आपको बोला ओम्स लॉ आपको भूलना नहीं है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर। तो आपको v दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो i निकल जाएगा, तो i का फॉर्मूला क्या होगा, v बाई आर। तो v की वैल्यू क्या है, 220 बाई 1200, एक जीरो से एक जीरो गया, 11 बाई 60, तो 611 बाई 60। तो इसका आंसर कितना आता है, 0.16 एम्पियर। तो इसका आंसर आया 0. अगर आप इतना भी लिख रहे हो तो भी ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व किया, इजी था ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा, मैंने पहले हार्ड बता दिया फिर आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। अब इधर देखो बी केस में, सेकंड केस में क्या है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इसके अंदर वोल्टेज सेम है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और 100 ओम एंड करंट निकालना है। तो अब ये वी आई आर किसका रिलेशन होता है अंकिता, अगेन ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर, तो फॉर्मूला क्या बना, V बाई